बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। धीरे धीरे यहाँ पर जमातों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। फ्रेश पाक इन सांबा। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। A coup against Asim Munir himself, Pakistan literally in disarray. इतनी बड़ी झूठ। फिदायीन अटैक ऑन इंडियन पोस्ट। कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। इंडियन आर्मी इनसाइड पाकिस्तान। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। लाठी में राजस्थान में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट का पायलट पकड़ा गया है। So got one pilot of the Pakistan Air Force in custody. Coup in Pakistani army. Asim Munir probably facing a coup. आसिम मुनीर के खिलाफ पाक सेना में बगावत। आशीष, बड़ी खबर इस वक्त की। पिछली कुछ दहाइयों की तरह एक दफ़ा फिर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी आर्मी ने इस पर रिटेलिएट किया। इंडियन मीडिया ने इस चीज़ का जश्न मनाया कि उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए और पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का जश्न मनाया। एट द एंड ऑफ द डे चौधरी ट्रंप साहब ने इन दोनों की लड़ाई के दरमियान मुदाखलत की, इनको सीज फायर पर आमादा किया और दोनों मुल्क एक दूसरे को आंखें निकालते हुए अपने अपने घर चले गए। मजीद एक दो दिन और इसी जंग पर बातचीत चलेगी, फिर इन्हीं हमारे मीडिया चैनल्स पर ये हेडलाइन होगी कि IMF ने पाकिस्तान को कितनी सब्सिडी दी। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के साथ ऐसा कौन सा मुआहदा करना जा रहा है जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत थोड़ी बहुत स्टेबल होगी। तुर्की या सऊदी अरब पाकिस्तान को कितनी अमदाद देगा और पाकिस्तान किस तरह ये तमाम अमदादें वसूल करने के बाद तरक्की की राह पर गामजन होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले नंबर पर तो इस जंग के बारे में कि ये जंग क्यों हुई, इसका कॉज क्या था। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस जंग का मकसद क्या था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो शुरू से जंगें होती आ रही हैं उसका असल मकसद क्या। तो तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कंक्लूजन पर, जो कि इस वीडियो का थोड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। कोशिश करेंगे कि वीडियो मुख्तसर रहे और अपने टॉपिक्स को जल्दी से वाइंड अप करें। अगर बात करें अपने पहले नुक्ते पर कि जंग क्यों हुई, तो सीधी सी बात है कि पहलगाम में हमला हुआ, इंडिया ने उसका सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला और पाकिस्तान ने ये ऑफर की कि यूके को अपना न्यूट्रल वेन्यू बनाते हुए इसका फैसला करवा लिया जाए, तफ्तीश कर ली जाए या दुनिया के सामने ये मामला पेश किया जाए। इंडिया ने इस पर इनकार किया और पाकिस्तान पर अचानक हमला कर दिया, जिस पर पाकिस्तान में काफी शहादतें मसूल हुई। 2-3 दिन तक इंडिया को देखा गया, जब पब्लिक प्रेशर थोड़ा बढ़ने लगा तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये लाजिम हो गया कि वो रिटेलिएट करें। पाकिस्तानी आर्मी ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में इंडिया को भारी नुकसान बरतना पड़ा। 4-5 दिन के इस जंगी मंजर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान में एक सीज फायर एग्रीमेंट तय पाया। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि जंग का मकसद। इंडिया के साथ और भी ममालिक के बॉर्डर लगते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के साथ चीन का भी बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान, ईरान, इस तरह इंडिया के साथ भी दूसरे ममालिक के बॉर्डर लगते हैं। तो फिर इन दो मुल्कों का ही आपस में हमेशा जंगी रोला क्यों पड़ता है? इसकी जो सबसे अहम वजह है वो है मसला कश्मीर का मसला, जो पिछले 80 साल से हमारी गर्दन का हमारे गले में एक कांटा बनकर साबित हो रहा है। पिछले 70-80 साल से हमेशा हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो दुनिया से जब भी खिताब करते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो, वो उनको मुखातिब करते हुए हमेशा ये कहते हैं, वी हैव लॉस्ट बोथ द पीपल ऑफ पैलेस्टीनियंस एंड कश्मीर, मिस्टर प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड प्लीज कम एंड सोल्व द इशू ऑफ कश्मीर बिटवीन अस, कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान, कश्मीर इज आवर, कश्मीरी पीपल्स हार्ट हमारे साथ धड़कते हैं। इस तरह की तकरीरें स्क्रिप्ट बदल बदल के हमें हर साल सुनने को मिलती हैं, लेकिन दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने, किसी प्रेसिडेंट ने, किसी डिक्टेटर ने कभी भी इन दो ममालिक के दरमियान इंटरप्ट करके इनका मसला कश्मीर हल नहीं करवाया। और हमेशा जब इन दो मुल्कों के दरमियान जंग स्टार्ट होती है तो कोई अंदर इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन जब वो एक खास पैमाने से ऊपर जाती है, थोड़ी शिद्दत इख्तियार करती है, तो यही इंसानियत के खैर ख्वाह ममालिक अंदर आके इनके दरमियान सीज फायर का माहदा तय करवा देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस जंग को शुरू होने से पहले क्यों नहीं रोका जाता। दरअसल जिस तरह हमारी इकोनॉमी ज़राअत पे डिपेंड करती है, जिस तरह हमारे लिए ज़राअत इंपॉर्टेंट है, इस तरह अमेरिका के लिए उनकी वेपन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर दुनिया में जंगें होनी बंद हो जाएं तो कहा जाता है कि अमेरिका सर्वाइव ही ना करे। इसलिए इन दो ममालिक के दरमियान हमेशा से कश्मीर के मसले को सोल्व नहीं करवाया गया। हमेशा ये दो ममालिक जब जंगी मैदान में एक दूसरे का सामना करते हैं तो कुछ दिन के लिए इन्हें आपस में लड़वा दिया जाता है और फिर बाद में इनके
दरमियान मुदाखलत करके इन्हें सीज फायर पर एग्री करवा दिया जाता है और फिर से इन्हें ये कहा जाता है कि अगले 3, 4, 5 साल तुम दोबारा जंग की तैयारी करो, हमारे से जदीद टेक्नोलॉजी खरीदो, अपने फाइटर जेट्स को इम्प्रूव करो, अच्छी गन्स खरीदो और 5-7 साल बाद एक दूसरे से दोबारा लड़ना। फिर जब तुम एक हफ्ता एक दूसरे से लड़ोगे तो हम तुम्हारे दरमियान सीज फायर करवा देंगे। जबकि जिस मसले की वजह से तुम आपस में बार बार लड़ोगे, हम वो मसला कभी भी सॉल्व नहीं करवाएंगे। अगर तीसरे मेन मुद्दे पर बात की जाए जो कि कंक्लूजन है कि इन 4, 5, 6 दिनों की जंग के बाद या पिछले 70-80 साल में होने वाली तमाम जंगों के बाद असल जो मुद्दा, मोरल ऑफ द स्टोरी सामने आया वो क्या है। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस पर हम कई दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी अवाम, सेम गोज फॉर द इंडियंस, उनके यहाँ भी ऐसे ही है कि इस अवाम का जो इमोशनल IQ है, जो जज्बाती पैमाना है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। इस अवाम को किसी भी मसले में इमोशनली इंगेज करके इनके नजरियात का रुख फेर दो। एक मुल्क जिसकी अवाम को खाने को रोटी नहीं मिल रही, जिसका असल मसला ये है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को तनख्वाह किस तरह देनी है, जिस मुल्क के अखराजात उसकी प्रोडक्शन से कई गुना ज्यादा हैं, जो मुल्क मईशी तौर पर अपनी बका की जंग लड़ता आ रहा है पिछले 20 सालों से, वो मुल्क हर 5-10 साल के बाद एक ऐसी जंग में धकेला जाता है जिसके बाद उसे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। कभी वो जंग हम अमेरिका के लिए लड़ते हैं और कभी वो जंग हम अपने लिए लड़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो जंग भी हम अमेरिका के लिए लड़ते हैं। और लोग सिर्फ इस बात का जश्न मनाते हैं कि हमने दुश्मन के कितने फाइटर जेट गिराए या दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाया, जबकि ये नहीं देखा जाता कि एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या हासिल किया इस जंग से। क्या कश्मीर आजाद हुआ? क्या LOC पर कशीदगी खत्म हुई? या कभी पाकिस्तान को ये कंफर्मेशन मिली कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा दोबारा नहीं होगा? तो फिर इस जंग में फतह या विक्ट्री की खुशी किस तरह मनाई जाती है, जबकि हम ये कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी वो कश्मीर जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था, वो अभी भी इंडिया के कब्जे में है। ये सब वो तय करते हैं थ्रू मीडिया। इसलिए आज के ज़माने में होने वाली जंगें फाइटर जेट्स और असले से ज़्यादा मीडिया के ज़रिए लड़ी जाती हैं। इंडियन मीडिया के बकौल उन्होंने आधा पाकिस्तान फतह करके वापस दे दिया और हमारे मीडिया के बकौल वसीम बदामी के मुताबिक बापा जानी इलियास कादरी साहब ने अपना चंदा बॉक्स ताजमहल के बाहर लगा दिया। हमारी आवाम को सिर्फ इस बात से ये मीडिया खुश कर देता है कि हमने दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाया, जबकि ये नहीं बताया जाता कि इतनी एफर्ट के बाद, इस कशीदगी को इस हद तक बढ़ाने के बाद, क्या पाकिस्तान उन इलाकों को वापस ले पाया या पाकिस्तान ने कोशिश की उन इलाकों को वापस लेने की जिनके बारे में वो क्लेम करता है कि ये पाकिस्तान के इलाके हैं। तो फिर फतह की खुशी किस बात के लिए? ये सारी एफर्ट्स, ये सारी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ये सारी जंग की तैयारी जो हम पिछले 80 साल से करते आ रहे हैं, ये हमारा सारा डिफेंस का बजट, ये हमारा हर साल नए असले खरीदना, क्या ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमारी बुक्स में, पाक स्टडी में एक और चैप्टर पढ़ने को मिल जाए कि किस तरह 7 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने किस तरह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि एट द एंड ऑफ द डे वो इलाके जिनके बारे में पाकिस्तान क्लेम करता था वो स्टिल इंडिया के पास ही रहे। फिर 2033 में किस तरह दोबारा इंडिया ने हमला किया और पाकिस्तान ने किस तरह उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सब बातें समझ से बाहर हैं कि कब तक ये बातें इसी तरह चलती रहेंगी, कब तक ये मामलात इसी तरह रहेंगे। एंड पर अगर बात थोड़ी सी फलस्तीनियों के बारे में भी कर लें तो एक और बात जो साबित हुई कि पाकिस्तान ने जंग लड़ी अपने मुल्क के लिए, हम जंग लड़ते हैं अपने वतन के लिए। इकबाल ने कहा था, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो इसका पैरहन है वो मजहब का कफन है। अगर जंग लड़ी जाए इस्लाम के लिए, अगर जंग लड़नी होती रज़ाए इलाही के लिए, तो जंग उस वक़्त फ़र्ज हो चुकी थी जिस वक़्त काफिरों ने, जिस वक़्त यहूद ने से बच्चियों को उठाया। अगर पाकिस्तान रूस के जदीद SU-400 डिफेंस सिस्टम को शिकस्त दे सकता है, अगर पाकिस्तान फ्रांस के हथियारों को गिरा सकता है, तो ये कोई मुश्किल न था कि पाकिस्तान इसराइल की अकड़ भी तोड़ सकता। जब बात आती है इस्लाम के लिए जंग की, तो तब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं किया जाता। अल्लाह कहता है फल मुगीरात सुबह, अल्लाह सुबह के वक़्त यलगार करने वालों की कसम खाता है। ये वो यलगार करने वाले हैं जो अपने वतन के लिए नहीं, जो अपनी सालमियत के लिए नहीं, जो इस्लाम की सालमियत के लिए हमला करते हैं। अल्लाह उनके घोड़ों के पाँवों से निकलने वाले उन चिंगारियों की भी कसम खाता है। उम्मीद है कि एक दिन वो भी आएगा कि हम मज़ाइलों पर उन बच्चों के नाम लिखे भी देखेंगे, वो जो गज़ा में शहीद हो गए। जिस तरह हमने अपने शोहदा के नाम मज़ाइल पर लिख के इंडिया पर दागे, इसी तरह वो बच्चे भी मुंतज़िर होंगे कि उनका नाम किस वक़्त इन मज़ाइलों पर लिख के सहोनियों पर वो मज़ाइल दागे जाएं। जज़ाकल्लाह।